अगर आपको जीवन में कुछ तोड़ना है तो किसी के रिकॉर्ड को तोड़ो, ना कि उसके हौसले को। ज़िंदगी संवर जाएगी। हेलो गाइस, वेलकम टू डिवाइन इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल। यदि आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, पास में लगी बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे हमारे द्वारा बनाई गई वीडियो की रेगुलर नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे। आज हमने अपने इस वीडियो में जनरल अवेयरनेस के महत्वपूर्ण प्रश्नों को संकलित किया है, जो आपके सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो प्लीज़ इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर वॉच करें। आइए देखते हैं इन प्रश्नों की श्रृंखला को। आज का हमारा पहला प्रश्न है, निम्न प्रकार के वृक्षों में सामाजिक वानिकी हेतु किसके रोपण को प्रोत्साहित किया जाता है? निम्न प्रकार के वृक्षों में सामाजिक वानिकी हेतु किसके रोपण को प्रोत्साहित किया जाता है? आपके लिए ऑप्शन है फल उत्पादक, ईंधन उत्पादक, चारा उत्पादक तथा बहुउपयोगी। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी जो है बहुउपयोगी, यह बिल्कुल सत्य है। सामाजिक वानिकी से तात्पर्य है पर्यावरणीय, सामाजिक एवं ग्रामीण विकास के उद्देश्य से लोगों द्वारा सामूहिक अथवा व्यक्तिगत रूप से वृक्षारोपण करने से है। राष्ट्रीय कृषि आयोग ने 1976 की परिभाषा के अनुसार सामाजिक वानिकी के अंतर्गत खाली पड़े स्थानों पर फलदार वृक्षों को लगाना, ईंधन, चारा, लकड़ी एवं लघु स्तर का वन उत्पादन आदि को सम्मिलित किया गया है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सत्य है। आइए देखते हैं दूसरे प्रश्न को। दूसरा प्रश्न है, हृदय कब विश्राम करता है? हृदय कब विश्राम करता है? आपके लिए ऑप्शंस है कभी नहीं, निद्रा अवस्था में, तीसरा है आराम की स्थिति में, चौथा आपका है उपर्युक्त में से कोई नहीं। यहाँ पर हृदय के विश्राम करने से संबंध है, तो यहाँ पर आपका जो ऑप्शन नंबर डी है उपर्युक्त में से कोई नहीं, क्योंकि हृदय दो धड़कनों के बीच की जो न्यूनतम समय होता है उसके दौरान वह विश्राम करता है। अर्थात हृदय पेशी फेफड़ों से हृदय में शुद्ध रक्त के आने या शरीर में शुद्ध रक्त को भेजने के बीच वाले समय तथा फेफड़े को हृदय द्वारा अशुद्ध रक्त भेजने एवं शरीर के अशुद्ध रक्त को हृदय में आगमन के बीच जो समय प्राप्त होता है उस समय हृदय आराम करता है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। यहाँ से इस तथ्य को आप याद रखिएगा। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा पक्षी 300 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा में गोता लगा सकता है? निम्न में से कौन सा पक्षी 300 किलोमीटर प्रति रफ्तार से हवा में गोता लगा सकता है? आपके लिए ऑप्शन है किंग फिशर, गोल्डन ईगल, बतासी या पेरेग्रिन फाल्कन। तो आपको बता दें, आपका जो ऑप्शन नंबर डी है पेरेग्रिन फाल्कन। क्या? पेरेग्रिन फाल्कन यह जो है उत्तरी अमेरिका में पाए जाने वाला एक बाज है। उत्तरी अमेरिका में पाए जाने वाला एक बाज है जिसे दुनिया की सबसे तेज गति से उड़ने वाला पक्षी माना जाता है। इसकी अधिकतम जो चाल है वो 390 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से यह उड़ता है। कितने? 390 प्रति घंटे की रफ्तार से यह उड़ान भरता है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सत्य है। इस तथ्य को आप यहाँ से याद रखिएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से मीन कौन सी है? निम्न में से मीन कौन सी है? आपके लिए ऑप्शन है क्रेफिश, फ्लाइंग फिश, सिल्वर फिश या कटल फिश। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन है फ्लाइंग फिश, तो मीन जो है वो फ्लाइंग फिश है। क्या है? फ्लाइंग फिश। आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल सत्य है। फ्लाइंग फिश समुद्री मछली का एक प्रकार है। यह मछली पानी से हवा में छलांग लगा सकती है। यह पानी से हवा में छलांग लगा सकती है। यह एक फ्लाइंग फिश है, इसलिए आप इस तथ्य को यहाँ से याद रखिएगा। फ्लाइंग फिश जो है पानी से हवा में भी छलांग लगा सकती है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। प्रश्न है, दिन के प्रकाश में हरित पर्णों का क्लोरोफिल सार जिस वर्ण में प्रदीप्त होता है वह है। दिन के प्रकाश में हरित पर्णों का क्लोरोफिल सार जिस वर्ण में प्रतिदीप्त होता है वह है क्या? ऑप्शन है आपका लाल, नीला, नारंगी, पीला। तो जो लाल ऑप्शन है यह आपका बिल्कुल सत्य है। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल आपका सत्य है। दिन के प्रकाश में हरित पर्णों का क्लोरोफिल सार कम ऊर्जा एवं उच्च तरंग दैर्ध्य वाली लाल वर्ण में प्रदीप्त होता है। किसमें? कम ऊर्जा एवं उच्च तरंग दैर्ध्य वाली लाल वर्ण में यह प्रदीप्त होता है।
क्लोरोफिल एक प्रोटीन युक्त जटिल रासायनिक यौगिक है। यह हरे पौधे में वर्ण के रूप में मौजूद होता है तथा प्रकाश संश्लेषण के लिए जिम्मेदार होता है। इसे पर्णहरिम या हरित लवक भी कहा जाता है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। इस तथ्य को यहाँ से आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, दांत कर्बूरित हो जाते हैं जब पेयजल में प्रचुर मात्रा में रहती है या रहता है। आपके लिए ऑप्शन है फ्लोराइड, क्लोरीन, मरकरी या जिंक। तो जो फ्लोराइड है ये आपका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सत्य है। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सत्य है। जब पेयजल में अधिक मात्रा में फ्लोराइड की मात्रा बढ़ जाती है तो दांत एवं हड्डियां खराब होने लगती हैं। भारत में फ्लोराइड की अधिकतम मान्य मात्रा 1.2 मिलीग्राम प्रति लीटर है। 1.2 मिलीग्राम प्रति लीटर है भारत में इसकी मात्रा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य की विकिरण ऊर्जा जिसका परिणाम है वह है। सूर्य की विकिरण ऊर्जा जिसका परिणाम है वह है। आपके लिए ऑप्शन है नाभिकीय विखंडन, नाभिकीय संलयन, रासायनिक क्रिया तथा ब्रह्मांड विकिरण। ये ब्रह्मांड विकिरण है, यहाँ पर ब्रह्मांड विकिरण हो गया, ब्रह्मांड विकिरण। तो जो आपका ऑप्शन नंबर बी है यह नाभिकीय संलयन। क्या है? नाभिकीय संलयन। सूर्य में विकिरण ऊर्जा का जो मुख्य स्रोत होता है वह नाभिकीय संलयन से प्राप्त होने वाली विकिरण ऊर्जा है। वस्तुतः इस प्रक्रिया में हाइड्रोजन के जोड़े नाभिक आपस में मिलकर हीलियम की अपेक्षाकृत बड़े नाभिक का निर्माण करते हैं। इस प्रक्रिया में विशाल मात्रा में ऊर्जा का उत्सर्जन होता है जो सूर्य की ऊर्जा का मुख्य स्रोत होता है। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल सत्य है। इस तथ्य को आप यहाँ से याद रखिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जहाँ विज्ञान एवं पर्यावरण केंद्र, विज्ञान एवं पर्यावरण केंद्र, यहाँ पर पर्या लिखा है, ये पर्यावरण है, पर्यावरण केंद्र स्थित है वह नगर है। आपके लिए ऑप्शन है बेंगलुरु, कोलकाता, नई दिल्ली, हैदराबाद। तो विज्ञान एवं पर्यावरण केंद्र जो है नई दिल्ली में स्थित है। कहाँ पर है? विज्ञान एवं पर्यावरण केंद्र नई दिल्ली में स्थित है। यह पर्यावरण संरक्षण संबंधी शोध से जुड़ी गैर लाभकारी संस्था है। कौन संस्था है? गैर लाभकारी संस्था है। विज्ञान एवं पर्यावरण केंद्र के संस्थापक प्रसिद्ध पर्यावरणविद अनिल अग्रवाल थे। कौन थे? इसके संस्थापक प्रसिद्ध पर्यावरणविद अनिल अग्रवाल। इसको यहाँ से आप याद रखिएगा। इसके संस्थापक कौन थे? अनिल अग्रवाल जी थे। वर्तमान में संस्था के प्रमुख जो हैं सुनीता नारायण हैं। कौन है? सुनीता नारायण। सुनीता नारायण जी हैं जो प्रसिद्ध पर्यावरणविद हैं। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन है आपका, वह कौन सा मानव अंग है जिसके रोगग्रस्त हो जाने पर डायलिसिस की आवश्यकता पड़ती है? वह कौन सा मानव अंग है जिसके रोगग्रस्त हो जाने पर डायलिसिस की आवश्यकता पड़ती है? आपके लिए आसान है हृदय, वृक्क, यकृत, फुसफुस। तो आपको बता जो वृक्क, जिसे हम क्या कहते हैं? किडनी। किडनी के रोगग्रस्त हो जाने पर डायलिसिस की आवश्यकता पड़ती है। अब आपको ये बताइए डायलिसिस से तात्पर्य क्या है? डायलिसिस से तात्पर्य हमारा यह रक्त से अधिक पानी विषाक्त पदार्थों में विलयन को बाहर कर रक्त शुद्ध करने से है। किडनी प्राकृतिक रूप से डायलिसिस का कार्य करता है, परंतु रोगग्रस्त या क्षमता में गिरावट से या जो किडनी है कार्य करना बंद कर देता है तो रेनल रिप्लेसमेंट थेरेपी द्वारा डायलिसिस का रक्त को शुद्ध किया जाता है। वृक्क से तात्पर्य यानी किडनी से है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल सत्य है। इस तथ्य को आप यहाँ से याद रखिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकिरण चिकित्सा में कोबाल्ट 60 का प्रयोग इसलिए किया जाता है क्योंकि उसके विशिष्ट गुण के कारण उत्सर्जित होती हैं। क्या होती हैं? आपके लिए ऑप्शन है अल्फा किरणें, बीटा किरणें, एक्स किरणें तथा गामा किरणें। तो आपके लिए जो ऑप्शन है डी, गामा किरणें, यह बिल्कुल सत्य है।
गामा कोबाल्ट 60 के मुख्यतः गामा किरणों का उत्सर्जन होता है। इसी कारण कोबाल्ट 60 का कैंसर के उपचार के लिए विकिरण चिकित्सा में प्रयोग करते हैं। कोबाल्ट 60 का किस में प्रयोग करते हैं? कैंसर के उपचार में, कैंसर के केस में कोबाल्ट 60 का हम उपयोग करते हैं विकिरण चिकित्सा के लिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित देशों में किसकी सीमा अफगानिस्तान से नहीं मिलती है? निम्नलिखित देशों में से किसकी सीमा अफगानिस्तान से नहीं मिलती है? आपके लिए ऑप्शन है उज्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, रूस तथा तुर्कमेनिस्तान। तो जो आपका ऑप्शन नंबर सी है रूस की सीमा अफगानिस्तान से नहीं लगती। अफगानिस्तान की सीमा से जुड़े जो पड़ोसी देश हैं, जैसे पूर्व एवं दक्षिण में पाकिस्तान की सीमा है, पश्चिम में ईरान की सीमा है, उत्तर में तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान तथा ताजिकिस्तान तथा उत्तर पूर्व में चीन है। अफगानिस्तान एक स्थलबद्ध देश है, इसको यहाँ से याद रखिए। अफगानिस्तान एक स्थलबद्ध देश है। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है? विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है? ऑप्शन है टिटिकाका, ऑप्शन 2 है विक्टोरिया, ऑप्शन 3 है बैकाल, ऑप्शन 4 है मृत सागर। तो ऑप्शन सी जो है बैकाल, विश्व की सबसे गहरी एवं विशाल तथा प्राचीनतम झील कौन सी है? वो बैकाल झील है। बैकाल झील की जो गहराई है वह 1642 मीटर अर्थात 5387 फीट। 5387 फीट 1642 मीटर। यह झील रूस के साइबेरिया क्षेत्र में स्थित है। कहाँ पर है? रूस के साइबेरिया झील में स्थित है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। प्रश्न है, भारत में सर्वाधिक अभ्रक उत्पादक राज्य कौन सा है? भारत में सर्वाधिक अभ्रक उत्पादक राज्य कौन सा है? आपके लिए ऑप्शन है झारखंड, कर्नाटक, राजस्थान तथा मध्य प्रदेश। तो यहाँ पर जो आपका जो ऑप्शन सी है राजस्थान। भारत में अभ्रक का सर्वाधिक उत्पादन जो है राजस्थान से होता है, जबकि 2017-18 के आंकड़ों के अनुसार आंध्र प्रदेश भारत में अभ्रक का सर्वाधिक उत्पादक रहा है। 2017-18 में कौन सा? 18 में आंध्र प्रदेश था। वर्तमान में राजस्थान है। इस तथ्य को आप यहाँ से याद रखिएगा। ठीक, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिन राज्यों से होकर गोदावरी नदी निकलती है वह हैं। जिन राज्यों से होकर गोदावरी नदी निकलती है वह हैं। आपके लिए ऑप्शन है महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन नंबर बी है महाराष्ट्र, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, यह आपका सही है। गोदावरी नदी को जिसे हम बृहद गंगा कहा जाता है, यह गंगा के बाद देश की दूसरी सर्वाधिक बड़ी नदी है। इस विकल्प के अनुसार महाराष्ट्र, उड़ीसा एवं आंध्र प्रदेश से गोदावरी नदी गुजरती है, जबकि आंध्र प्रदेश से तेलंगाना के विभाजन के बाद तेलंगाना में छत्तीसगढ़ से भी गोदावरी गुजरती है। वर्तमान में गोदावरी नदी जो है महाराष्ट्र, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश इत्यादि राज्यों से होकर के यह गुजरती है। महाराष्ट्र, उड़ीसा, तेलंगाना, छत्तीसगढ़ तथा आंध्र प्रदेश से यह होकर गुजरती है। इसलिए आपका इस विकल्प के अनुसार ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल करेक्ट है। आप इसको यहाँ से याद रखिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, माता टीला बांध किस राज्य में है? माता टीला बांध किस राज्य में है? आपके लिए ऑप्शन है बिहार, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान। तो आपको बता दें जो माता टीला बांध है यह उत्तर प्रदेश राज्य में के ललितपुर जिले में बेतवा नदी के तट पर स्थित है। उत्तर प्रदेश राज्य के ललितपुर जिले में बेतवा नदी के तट पर स्थित है। इसका निर्माण 1958 ईस्वी में हुआ था। यह उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है।
किसकी है? यह उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। इस तथ्य को आप यहाँ से याद रखिएगा। जो माता टीला बांध है उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। इसका निर्माण 1958 ईस्वी में हुआ था। वर्तमान यह उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले में स्थित है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान का निकटतम रेलवे स्टेशन कौन सा है? कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान का निकटतम रेलवे स्टेशन कौन सा है? आपके लिए ऑप्शन है काशीपुर, कोटद्वार, रुद्रपुर, रामनगर। तो कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान का जो निकटतम रेलवे स्टेशन है वह क्या है? वह है रामनगर। रामनगर राष्ट्रीय रेलवे जो है स्टेशन जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान का निकटतम रेलवे स्टेशन है। कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में स्थित है। यह भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान है। इसका पूर्व नाम क्या था? हैली राष्ट्रीय उद्यान। क्या नाम था? हैली राष्ट्रीय उद्यान। इसको यहाँ से याद रखिएगा। कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान का पुराना नाम हैली राष्ट्रीय उद्यान था। यह उत्तराखंड के रामनगर रेलवे स्टेशन के नज़दीक स्थित है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है, निम्नलिखित पत्तनों में कौन भारत के लौह अयस्क का सर्वाधिक निर्यात करता है? निम्नलिखित पत्तनों में कौन भारत के लौह अयस्क का सर्वाधिक निर्यात करता है? आपके लिए ऑप्शन है कोच्चि, चेन्नई, मार्मुगोवा, पारादीप। तो जो यहाँ पर आपके लिए ऑप्शन सी है मार्मुगोवा। ऑप्शन सी मार्मुगोवा जो है यह पत्तन जो है भारत का सर्वाधिक लौह अयस्क निर्यातक पत्तन है। भारत के कुल लौह अयस्क का निर्यात का 50% निर्यात इसी पत्तन से होता है। कितना? 50% निर्यात जो है इसी पत्तन से होता है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। इस तथ्य को आप याद रखिएगा। भारत में सर्वाधिक निर्यात जो है मार्मुगोवा पत्तन से होता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित राज्य में किसकी सीमा बांग्लादेश से नहीं मिलती है? निम्नलिखित राज्यों में किसकी सीमा बांग्लादेश से नहीं मिलती है? आपके लिए ऑप्शन है मेघालय, त्रिपुरा, मणिपुर तथा मिजोरम। तो आपके लिए जो ऑप्शन नंबर सी है मणिपुर। मणिपुर की सीमा बांग्लादेश से नहीं मिलती है। बांग्लादेश की सीमा जो है वो असम, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम एवं मेघालय सीमा को मिलती है। किसको? असम, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम एवं मेघालय के राज्यों से सीमा इसकी लगती है। किसी? बांग्लादेश की। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित उर्वरक कारखानों में कौन इफ़को द्वारा संचालित नहीं होता? निम्नलिखित उर्वरक कारखानों में कौन इफ़को द्वारा संचालित नहीं होता? आपके लिए ऑप्शन है आंवला, कांडला, फूलपुर, सिंदरी। तो ऑप्शन नंबर जो डी है सिंदरी। सिंदरी जो है कारखाना यह इफ़को उर्वरक केंद्र का हिस्सा नहीं है। सिंदरी उर्वरक कारखाना जो है फर्टिलाइजर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड से संबंधित है। किससे? फर्टिलाइजर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड से FCIL से संबंधित है। यह जो सिंदरी है यह धनबाद जिले में एक औद्योगिक कस्बा है, वहाँ पर यह स्थित है। जबकि इफ़को, आंवला, कांडला, फूलपुर ये जो हैं ये कारखाने उर्वरक कारखाने जो इफ़को द्वारा संचालित होते हैं। सिंदरी जो है फर्टिलाइजर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड से संबंधित है। कौन सा? सिंदरी। इसका जो सिचुएशन है जो ये स्थित है धनबाद जिले में स्थित है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इस तथ्य को आप यहाँ से याद रखिएगा। नेक्स्ट है, हड़प्पा नमस्ते संस्कृत की उत्तरी सीमा का निर्धारण कौन करता है? हड़प्पा नमस्ते संस्कृत की उत्तरी सीमा का निर्धारण कौन करता है? आपके लिए ऑप्शन है राखीगढ़, मांडा, रोपड़ तथा हड़प्पा। तो आपके लिए जो ऑप्शन बी है मांडा। मांडा जो हड़प्पा नमस्ते संस्कृत की उत्तरी सीमा पर मांडा नामक हड़प्पी स्थल स्थित है। मांडा जम्मू और कश्मीर में स्थित है। जबकि इसकी पूर्वी सीमा आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश, दक्षिणी सीमा दयाद महाराष्ट्र तथा पश्चिमी सीमा सुस्कानडेगेर जो पाकिस्तान में है वहाँ पर ये मिलती है।
बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, गायत्री मंत्र जिस ग्रंथ में अंतर्विष्ट है वह है। गायत्री मंत्र जिस ग्रंथ में अंतर्विष्ट है वह है आपके लिए ऑप्शन है ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद। तो ये आपका ऑप्शन नंबर ए ऋग्वेद आपका बिल्कुल सत्य है। या गायत्री मंत्र जो है ऋग्वेद में अंतर्विष्ट है। गायत्री मंत्र ऋग्वेद के तृतीय मंडल में समाहित है, जिसकी रचना ऋषि विश्वामित्र ने की थी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्त अभिलेखों में दिनार जिसका वाचक है वह है। गुप्त अभिलेखों में दिनार जिसका वाचक है वह है आपके लिए ऑप्शन है स्वर्ण सिक्का, रजत सिक्का, ताम्र सिक्का, कांस्य सिक्का। जो दिनार है वह स्वर्ण सिक्का का वाचक है। गुप्त अभिलेख में वर्णित दिनार स्वर्ण सिक्कों के लिए प्रयुक्त हुआ है। दिनार उच्च मूल्य के सिक्के थे जो बड़े व्यापारिक लेन देन में प्रयुक्त होते थे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सम्राट हर्षवर्धन ने जिस स्थान पर राजधानी स्थापित की है वह है आपके लिए ऑप्शन है पाटलिपुत्र, कन्नौज, दिल्ली, अयोध्या। तो सम्राट हर्षवर्धन ने कन्नौज को अपनी राजधानी स्थापित किया था 606 से लेकर के 647 ईस्वी तक। 606 से 647 ईस्वी तक कन्नौज को उन्होंने अपनी राजधानी स्थापित किया था। पुष्य हर्षवर्धन पुष्यभूति वंश का महान शासक था। वह बौद्ध मतावलंबी शासक था, जिसके दरबार में हुएनसांग नामक प्रसिद्ध चीनी बौद्ध भिक्षु आया हुआ था। तो कन्नौज को सम्राट हर्षवर्धन ने अपनी राजधानी 606 से 647 ईस्वी तक स्थापित किया था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नांकित शासकों में आगरा को किसने राजधानी बनाया था। निम्नांकित शासकों में आगरा को किसने राजधानी बनाया था। आपके लिए ऑप्शन है अलाउद्दीन खिलजी, सिकंदर लोदी, मुबारक शाह खिलजी तथा बहलोल लोदी। तो जो सम्राट सिकंदर लोदी ने 1489 से लेकर 1517 ईस्वी तक आगरा को राजधानी बनाया था। 1506 ईस्वी में सिकंदर लोदी ने आगरा को अपनी राजधानी बनाया था। कब बनाया था? 1506 ईस्वी में सिकंदर लोदी ने आगरा को अपनी राजधानी बनाया था। नाप के लिए पैमाना गजे सिकंदरी का प्रारंभ इसी शासनकाल में हुआ, जिसकी लंबाई 30 इंच थी। सिकंदर लोदी के आदेश पर एक आयुर्वेद के ग्रंथ को फरहंग सिकंदरी नाम से अनुवादित किया गया था। आप इस तथ्य को यहाँ से याद रखिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस व्यक्ति ने कहा था हिनोज दिल्ली दूरस्थ अभी दिल्ली दूर है। किस व्यक्ति ने कहा था हिनोज दिल्ली दूरस्थ अभी दिल्ली दूर है, वह थे कौन? ऑप्शन है आपका अमीर खुसरो, निज़ामुद्दीन औलिया, फिरोज तुगलक, शेख सलीम चिश्ती। तो आपके लिए ऑप्शन जो है बी, प्रसिद्ध सूफी संत निज़ामुद्दीन औलिया ने हनोज दिल्ली दूरस्थ अर्थात दिल्ली अभी दूर है उक्त सुल्तान गयासुद्दीन तुगलक द्वारा उन्हें दी गई धमकी के जवाब में कही गई थी। एक बार फिर से सुन लीजिए, यह जो हिनोज दिल्ली दूरस्थ जो वक्तव्य है अर्थात दिल्ली अभी दूर है सुल्तान गयासुद्दीन तुगलक द्वारा उन्हें दी गई धमकी के जवाब में निज़ामुद्दीन औलिया द्वारा कही गई थी। दोस्तों, यदि आप इस सभी वीडियो से संबंधित PDF फाइल चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को से जुड़ें। आप प्ले स्टोर में जाकर के टेलीग्राम लिखिए, टेलीग्राम को आप इंस्टॉल कीजिए। इंस्टॉल करने के बाद उसमें आप लिखिए डिवाइन इंस्टीट्यूट। डिवाइन इंस्टीट्यूट लिखने के बाद नीचे आपको ज्वाइन का ऑप्शन आएगा, ज्वाइन कीजिए। अब तक की जितनी भी वीडियो भेजी गई हैं उन सभी वीडियो की PDF आपको वहां पर प्राप्त हो जाएगी। दोस्तों, आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें, जिससे हम आपके लिए बेहतरीन से बेहतरीन वीडियो बनाते रहें। धन्यवाद।